दोस्तों, सहायक आचार्य भर्ती में अभी अभ्यर्थी जो है अगर सबसे ज़्यादा परेशान है वो किसी बात से, तो एक चीज़ है वो नॉर्मलाइजेशन। इससे अभ्यर्थी जो है काफ़ी परेशान है, विचलित है। जिनका नंबर कम आया वो भी परेशान है, जिनका नंबर अधिक आया वो भी परेशान है। तो आखिर ये नॉर्मलाइजेशन हो कैसे रहा है, या नॉर्मलाइजेशन है क्या? बिल्कुल इसको आज आसान भाषा में समझेंगे। और आसान भाषा हमारे लिए एक अभ्यर्थी ने जो है बिल्कुल आसान इसलिए कर दिया है कि उस अभ्यर्थी ने डेट वाइज, यानी किस डेट को कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम लिखा था और उनका मार्क्स क्या क्या है, इसी तरह से 4 डेट का हमारे पास डाटा भेजा है उन्होंने। और तो उस डाटा जो जब आ गया हमारे पास, तो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को समझना और समझाना, और नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना मार्क्स आ रहा है इस चीज़ को समझना बिल्कुल आसान हो गया है। मैं समझता हूँ कि अगर नॉर्मलाइजेशन को नहीं समझे तो आज के बाद जो है फिर शायद कभी नहीं, सिर्फ इतना ही कहूँगा, उसके आगे नहीं कहूँगा वरना आप लोगों को तकलीफ होगी। बिल्कुल जो है आसान भाषा में, थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत किया है इसके लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा। अगर बीच में देखिएगा, बीच में स्किप करके अगर आप आगे बढ़ जाइएगा तो आपको ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया और आपका नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स आ रहा है, आप जो है बिल्कुल इसको आप अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे, और नतीजा ये होगा कि आप हमेशा विचलित ही रहेंगे। तो आइए समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो किसी एक फार्मूले के तहत हो रहा है। जेएसएससी के आप साइट खंगालिएगा तो आप जेएसएससी के साइट में विभिन्न प्रकार के आपको फार्मूले मिलेंगे, या एक फार्मूला जो अभी प्रसिद्ध है वो किसी के भेजा में घुस नहीं रहा है, इवन के मेरे भेजे में भी नहीं। अगर आप लोगों को सच्चाई बताऊं तो वो उतना लंबा फार्मूला मेरे भेजे में भी नहीं घुस रहा है, लेकिन उसी का सार या उसी का सारांश जो यूजीसी जेएसएससी जो नॉर्मलाइजेशन करता है आमतौर पर, वही फार्मूला को, उसी को आसान करके आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो उससे आप लोग समझ जाइएगा। सबसे पहले तो मैं वो डाटा आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि वो डाटा जो अभ्यर्थी ने भेजा है कि किस तारीख को कितना मार्क्स आया है, कितने बच्चों का मार्क्स आया है, कितने अभ्यर्थियों का किस किस डेट में कितना कितना मार्क्स आया है, वो उन्होंने कुछ आंकड़ा भेजा है। उसको आप लोगों को, उस मैसेज को भी ज़रूर दिखाऊंगा। आप लोग वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहले आप लोगों को फार्मूला बताते हैं कि वो फार्मूला जो है वो जेएसएससी का फार्मूला क्या है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का फार्मूला क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल आसान भाषा में जो जेएसएससी के साइट में जो फार्मूला दिया गया है उसी फार्मूला का एक अलग रूप है, उस फार्मूला से अलग नहीं है, लेकिन उसी फार्मूला का रूप है। जेएसएससी सहायक आचार्य का नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला क्या है? नॉर्मलाइज मार्क्स बराबर x माइनस M1 डिवाइड SD1 और इंटू SD2 प्लस M2। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को x और M1 SD1 SD2 और M2 क्या है, इस चीज़ को समझना होगा। इसका मतलब है कि x का मतलब जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये x सबका अलग अलग बता रहा हूँ आप लोग को, देखते जाइएगा। इस फार्मूला को पहले देख लीजिए। उसका मतलब x का मतलब है कैंडिडेट का रॉ स्कोर, यानी कुल प्राप्तांक रिस्पॉन्स की के अनुसार आपका जो प्राप्तांक आया था वो है x। उसके बाद M1 है उस शिफ्ट का औसत स्कोर, यानी मीन। आप लोग माध्य का ये सब पढ़े होंगे, जानते होंगे, शिक्षक बनने वाले हैं, सहायक आचार्य का एग्जाम दे चुके हैं, तो आप लोग इतना सा आप लोग को जानकारी अवश्य होगी कि सभी अभ्यर्थियों का जो है नंबर मिला करके जितने अभ्यर्थी हैं उससे डिवाइड कर देने से जो भी प्राप्तांक आता है या तो वो उसका औसत होता है। तो M का मतलब है औसत, और SD1 का उस शिफ्ट का स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन दोस्तों यहीं से जो है सारा खेला हो रहा है। अब अभ्यर्थी समझ रहे हैं कि हमारा हम शिफ्ट जो है बिल्कुल हार्ड था इसलिए हमारा नंबर बढ़ जाएगा, या बहुत से अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि हमारा शिफ्ट जो है आसान था इसलिए हमारा
मार्क्स जो है घट जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि आपका शिफ्ट जो है हार्ड था तो आपका नंबर बढ़ जाएगा, तो आप बहुत बड़े गलतफहमी में हैं। ये स्टैंडर्ड डिविएशन जो है यही आपका मार्क्स को घटाएगा या बढ़ाएगा। ये स्टैंडर्ड डिविएशन, मानक विचलन क्या है पहले समझिए कि ये स्टैंडर्ड डिविएशन सारा प्रक्रिया आपका ये नंबर घटेगा या बढ़ेगा, यही स्टैंडर्ड डिविएशन जो है आपका नंबर को तय करेगा कि आपका नंबर जो है घटेगा या बढ़ेगा। आप पहले समझ लीजिए कि वो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है या मानक विचलन है क्या चीज़। मानक विचलन एक सांख्यिकीय माप है जो यह बताता है कि किसी डेटा सेट के मान औसत से कितने बिखरे हुए हैं। आप लोग ऐसा समझिए इसको आसान शब्दों में कि अगर किसी क्लास के छात्रों का अंक ऐसा आया है कि मतलब एक क्लास में 5 बच्चे इम्तिहान दिए, एग्ज़ाम दिए, तो उनका मार्क्स जो आया है कितना 60 नंबर एक का आया है, एक का 61 नंबर आया है, एक का 59 नंबर और एक का 60 नंबर और एक का 62 नंबर, मतलब 60 के सब आसपास है। तो अगर इनका तो सभी का अंक लगभग जो है 60 के आसपास है, यानी मानक विचलन जो है बिल्कुल कम होगा। अगर कोई बच्चा का अगर 59 नंबर आया है तो 60 से एक कम है, तो ये मानक विचलन जो है यानी बिखराव, उस शिफ्ट का औसत का बिखराव जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। और एक बच्चा एक शिफ्ट ऐसा आया कि उसमें किसी का नंबर आया 30, एक का आया मान लीजिए 45 और फिर एक का आया थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए 60, फिर आगे एक का मान लीजिए 75 और एक का 90 मान लीजिए। तो सबसे कम जो किसका आया, जितना आया वो किसका है 30 नंबर और सबसे अधिक आया 90 नंबर। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस पड़ रहा है इसी को स्टैंडर्ड डिविएशन कहा जाता है। यानी अगर इन पांचों का औसत अगर निकाला जाए तो औसत से जो है 30 जो है वो बहुत कम हो जाएगा और 90 जो है औसत से बहुत अधिक हो जाएगा। तब इस परिस्थिति में दोस्तों ये 30 नंबर वाला जो बच्चा जो है अगर ये समझे कि हमारा शिफ्ट हार्ड था तो हमारा नंबर बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ये 30 नंबर जो बच्चा लाया है वो मीन से यानी औसत से बिल्कुल बहुत नीचे नंबर लाया है, तो इसलिए इसका नंबर भले हार्ड शिफ्ट था लेकिन बढ़ने के बजाय हो सकता है कि घट जाए इसका नंबर। ये बहुत हार्ड शिफ्ट था, उसके बावजूद भी इसका नंबर बढ़ने के बजाय नंबर घट जाएगा। और इसी तरह से 90 नंबर जो लाया है ये बच्चा, अगर 90 नंबर तो औसत से बहुत आगे चला गया है और शिफ्ट भी हार्ड हो गया है, तो इसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ने का चांस है। यानी नंबर जो है आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि उसका नंबर जो है कितना बढ़ जाएगा। इसलिए कि इन दोनों का डिविएशन जो है स्टैंडर्ड डिविएशन यानी मानक विचलन या इन दोनों शिफ्ट के मानक विचलन का बिखराव जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए नंबर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को जो है स्टैंडर्ड डिविएशन समझ में आ गया होगा। अब M2 है बेस्ट परफॉर्मिंग शिफ्ट का औसत स्कोर, यानी सबसे बेहतरीन जो शिफ्ट, अगर मान लीजिए 5 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो 5 शिफ्ट में जो सबसे अच्छा स्कोर, जो सबसे अच्छा जो शिफ्ट था उसका औसत स्कोर है और ST2 बेस्ट परफॉर्मिंग शिफ्ट का स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आप लोग को समझ में आ गया है। तो नॉर्मलाइज का फार्मूला क्या है कि x माइनस M1, तो x जो है क्या है, x है रॉ मार्क्स आपका और M1 शिफ्ट का औसत स्कोर और SD1 शिफ्ट का स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा और M2 जो यहाँ पर दिख रहा है M2 जो है बेस्ट परफॉर्मिंग शिफ्ट का औसत स्कोर। ये चीज़ है, ये फार्मूला है। अब जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो आंकड़ा दिया है एक अभ्यर्थी ने कि हमारे उन्होंने जो है बहुत मेहनत की, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मेरा काम जो है बिल्कुल आसान कर दिया है कि हम जो है नॉर्मलाइजेशन के आधार पर उनका जो है मार्क्स कितना होगा इसका अंदाज़ा करने में हम जो है हमको आसानी हो रही है। अगर वो उतना मेहनत नहीं करते तो हमको
हम भी अंदाज़ा उसका नहीं लगा सकते। तो आइए देखते हैं कि वो मार्क्स क्या है और वो जो है कैलकुलेशन किए हैं कि कितना कितना मार्क्स आया है वो क्या है, वो मैसेज ही को आपको डायरेक्ट बताते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो है वीडियो पर बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत लगा है, और जो है आवाज़ भी दबी हुई है, उसके बावजूद भी हमने कोशिश की आप लोगों को इसको समझाने की और इसको बताने की, ताकि मैं जो आज आंकड़ा पेश करूंगा उससे आप जो है अपना नंबर बआसानी, आप लोग आसानी के साथ जो है अपना नंबर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आएगा कितना नहीं। तो आइए उस मैसेज की तरफ चलते हैं कि उन्होंने क्या मैसेज भेजा था। दोस्तों वो अभ्यर्थी ने जो डाटा भेजा था उसका स्कोर डाटा देख करके अनुमान इस तरह से लगाया जा सकता है कि उन्होंने जो डाटा भेजा था, उन्होंने बताया था कि 13 जून को 4 अभ्यर्थियों का उन्होंने एनालिसिस किया, कि 4 अभ्यर्थियों से पूछा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। 4 अभ्यर्थियों से पूछने के बाद पता चला कि पहला का 206, दूसरा का 193, फिर 180 और 160। अब यह शिफ्ट जो है आसान लगती है कि क्योंकि टॉप स्कोर कम है 206, यानी 206 जो है वो कम है, और उसी तरह से ये आसान इसलिए लगता है कि ये दो पेपर का, यानी 300 में ये 2 पेपर का एनालिसिस किए थे, ये 1 to 5 का, कि पेपर 2 और पेपर 3 में जो नंबर आया था कितना कितना आया है। तो 206, 193, 180 और 160। और 14 जून का जो उन्होंने एनालिसिस किया था उसमें 205 नंबर आया एक का, दूसरा का 193, तीसरा का 181, फिर 159 और 150। यहाँ 5 अभ्यर्थियों का उन्होंने पूछा था। तो मिलती जुलती डिफिकल्टी, लेकिन 13 जून से थोड़ी सी आसान लग रही है, ये शिफ्ट जो है आसान लग रही है। 15 जून को 204, 203, 192, 190, 180 और 160, यानी कि यहाँ उनको 6 अभ्यर्थियों का मार्क्स पता चला था कि 6 अभ्यर्थी जो है यहाँ इतना इतना नंबर लाते हैं। स्कोर बहुत डेंस है, यानी पेपर कठिन था, इसलिए इस शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन से फायदा हो सकता है। यानी 15 जून को मेरा एनालिसिस कहता है कि 15 जून को जो एग्जाम हुआ था उनका जो नंबर आया, अगर यही रेशियो रहा, उसका यही औसत रहा 204, 203, 192, 190, 180, 160, तो ये रेशियो जो है यही रेशियो रहा अगर सभी का, पूरे शिफ्ट का, तो 15 जून को जो लोग एग्जाम दिए थे उनका नंबर निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसलिए कि ये शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड लगेगा। दोस्तों याद रखिएगा, मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह रहा हूँ, चूंकि बहुत से हजारों अभ्यर्थियों का एग्जाम हुआ था और यहाँ सिर्फ 6 अभ्यर्थियों का एनालिसिस किया जा रहा है। उसके बाद 16 जून का देखिए 220, 215, 210, 207, 195, 190, 180, 160, यहाँ सबसे हाई स्कोरिंग शिफ्ट है, यानी सबसे आसान पेपर इसको माना जाएगा। ये दोस्तों ये तय कौन करता है कि आसान है या हार्ड है शिफ्ट? ये कोई व्यक्ति नहीं करता है, या जेएसएससी के अधिकारी या सचिव या ये नहीं करते, सिस्टम में डाल दिया जाता है कि इतना स्कोर आया इस शिफ्ट में इतने अभ्यर्थियों का। तो अब इस शिफ्ट में जितना भी मार्क्स आया है उसका औसत निकाला जाता है। अब उसके बाद जो भी नंबर आया तो वही शिफ्ट हार्ड या आसान तय करता है, जो नंबर आया उसके हिसाब से। अब मान लीजिए इसको ऐसे समझिए कि अगर एक शिफ्ट में 5 बच्चे एग्ज़ाम दिए, वो 100 नंबर का था, और सब पाँचों के पाँचों भोथड़ थे, एकदम जो है कमज़ोर थे, पाँचों के पाँचों ने 100 में से 15 नंबर, किसी ने 17 नंबर, किसी ने 18 नंबर लाया, जबकि वो क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान आसान था। उसके बावजूद भी नंबर कितना कितना लाए, 15, 16, 17, 18, 20 इस तरह से नंबर लाए। तो भले वो क्वेश्चन आसान आसान था, लेकिन सब कोई नंबर इसमें लाए कम कम। और एक शिफ्ट ऐसा था जो वाकई बिल्कुल हार्ड था। वो शिफ्ट अगर उसका क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो वो शिफ्ट जो है बिल्कुल हार्ड था, लेकिन वहाँ तेज तेज बच्चे थे, पढ़ गए, और वो भी 100 नंबर का था, लेकिन उसमें बच्चे कितना लाए, उसमें किसी का 45 आया, किसी का 47, किसी का 50, किसी का 60, इस तरह से नंबर आया। तो भले वो शिफ्ट हार्ड था, लेकिन
उसको नंबर जो आया उस हिसाब से उसको जो है आसान माना जाएगा, और ये जो वाकई आसान है तो इसको जो है हार्ड मान लेगा सिस्टम। अब ये कहाँ तक सही है, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये तरीका सही है। कि अगर एक ऐसा शिफ्ट है जिसमें बहुत कमज़ोर बच्चे अगर उसमें पढ़ गए, मतलब ये सौभाग्य या दुर्भाग्य कहिए, ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन अगर सौभाग्य या दुर्भाग्य बहुत कम बच्चे ये कमज़ोर बच्चे वहाँ पढ़ गए, तो अब उसका आसान है या सिर्फ हार्ड है, ये तय करने का मानक क्या है, जो नंबर लाए हैं वो। क्या ये सही है या गलत है, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद अब उन्होंने पूछा था कि पता नहीं किसका किस्मत चमकेगा और किसका किस्मत जो है का तारा डूबेगा, ये आने वाले समय में बताएगा। तो किसका किस्मत चमकेगा, 15 जून वालों को सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि उनके रो मार्क्स कम है लेकिन पेपर जो है कठिन था। और इसी तरह से 13 और 14 जून वाले जिनके नंबर 190 प्लस हैं, वे भी ठीक नॉर्मलाइजेशन पा सकते हैं। 16 जून वाले जिनके नंबर 180 या 160 हैं, उनको नुकसान हो सकता है क्योंकि उनका पेपर आसान था, इसलिए उनके मार्क्स नीचे जा सकते हैं। अनुमानित स्कोर क्या होगा, जो इस चूंकि उन्होंने डाटा दिया है कि इतना इतना बच्चा इतना इतना नंबर लाया है, तो जब डाटा उन्होंने दे दिया उस अभ्यर्थी ने, तो उसका नंबर भी पता चल गया, शिफ्ट भी पता चल गया, और स्टैंडर्ड डिविएशन भी पता चल जा रहा है कि स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, यानी मानक विचलन उस शिफ्ट का बिखराव कितना है। इसलिए जो है आसान हो जा रहा है इस वो अनुमान लगाना स्कोर का। तो 13 जून को जो बच्चा 206, 193, 180, 160 नंबर लाया था, उनका औसत हो रहा है 184.7575 और एसडी हो रहा है, यानी मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन जो है 17.4, और 14 जून वाला का औसत हो रहा है 177.6 और स्टैंडर्ड डिविएशन हो रहा है 20.4, और 15 जून वाला का इसी तरह से 188.16 और स्टैंडर्ड डिविएशन हो रहा है 15.56, यानी सबका स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो अलग अलग हो रहा है, किसी का 15 हो रहा है, किसी का 20 हो रहा है। अब 13 जून को जो बच्चे एग्जाम दिए थे, उनका अनुमानित नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स क्या होने की संभावना है, जिसका 206 आया था उसका 212.4 हो जाएगा। ये 13 जून वाला का होगा। ये क्यों होगा, इसलिए कि 13 और 15 के स्कोर जो है मध्य थोड़ा सा बढ़त या थोड़ा सा कम हो सकता है, यानी जो औसत के आसपास होगा उसका एक आध 2 नंबर 4 नंबर कम होगा, और जो औसत से प्लस होगा, औसत से अधिक नंबर उसका होगा, तो उसका मार्क्स जो है बढ़ेगा। तो इसी तरह से रो मार्क्स में नॉर्मल 180 जिसका आया था उसका 179 हो जाएगा, और 160 जिसका आया था उसका 155 हो जाएगा, और 14 जून वाला का 205 जिसका आया था 208 हो जाएगा, और 193 वाला का 196, 181 वाला का 184, 159 वाला का 163 और 150 वाला का 154। चूँकि 14 जून वाला का थोड़ा सा जो है इसमें बढ़त मिलेगा। आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, अगर आपका नंबर जो है इस आसपास है तो आपका नंबर घटेगा या बढ़ेगा। दोस्तों, आप लोग को ये मजाक लगेगा या लगेगा कि ऐसे ही बकवास कर रहा है, लेकिन है सही, यही सही है। आपका जो है इसी हिसाब से नंबर जो है घटेगा या बढ़ेगा। उसके बाद 15 जून वाला का 204 था, इसका 212 हो जाएगा, 203 वाला का 210 हो जाएगा, 192 वाला का 197 हो जाएगा, 190 वाला का 195 और 180 वाला का 183 और 160 वाला का 159 होगा। और उसके बाद 15 जून वाले का फायदा साफ दिख रहा है, इसलिए कि 15 जून वाला का शिफ्ट जो है वो हार्ड था, उसका स्कोर जो है वो बता रहा है कि वो शिफ्ट हार्ड था। तो रो मार्क्स में 16 जून वाला का टॉप शिफ्ट है, इसलिए नॉर्मलाइज बराबर रो मार्क्स हो जाएगा। तो 220 जिसका आया था 220, इसमें जो है किसी का जो है कम या ज़्यादा नहीं होगा, यानी जो मार्क्स आया है लगभग लगभग वही रहेगा अगर औसत के आसपास है, लेकिन अगर औसत से कम है तो उसका नंबर 2-4 नंबर घट सकता है। अब निष्कर्ष क्या हुआ, 15 जून के लोगों को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में लाभ मिलेगा, 13 और 14 जून वाले को स्कोर लगभग वैसे ही या थोड़ा सा बेहतर होगा, थोड़ा सा सुधर जाएगा।
और 16 जून का पेपर आसान था, इसलिए उनका स्कोर ऊपर नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस था, आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग को अगर ये चीज़ पसंद आई या ये जो है अगर आप लोग को लगता है कि इसी तरह से होगा तो आप लोग या ऐसा नहीं हो सकता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मैंने बहुत मेहनत की है, इसलिए आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के पास मैं लाता रहूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।